सबसे पहले हम बातें करेंगे कि डॉक्यूमेंट के बारे में। सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। जब आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी तभी आपको समझना है। कोई भी आदमी आपके पास वीजा कंसल्टेंसी के लिए आता है, वीजा कंसल्टेंसी मीन्स यू आर सर्विस प्रोवाइडर, यानी आप अपने क्लाइंट को वीजा देने के लिए सर्विस दे रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने बोला था 3 तरीके का वीजा है जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। पीआर वीजा, वर्क वीजा और स्टडी वीजा। ओके, अगर आपका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा है तो आप गारंटी भी दे सकते हैं। और अगर आपने किसी को गारंटी दे दिया कि मैं आपको कनाडा के इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दूंगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दूंगा, तो आप जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा लोग आपको देंगे। ट्रस्ट में, उतने पैसे लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी, कि हम अपना अगला कदम आगे बढ़ाए। द नंबर 1 इज पासपोर्ट। पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। कोई भी क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे वीजा चाहिए, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, सर क्या आपके पास पासपोर्ट है, और है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। अब पासपोर्ट की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि पासपोर्ट की कंडीशन बिल्कुल गड़बड़ हो, पता चला एक कोने से चूहे ने काट खा रखा है, या आप पेज पलटोगे तो भीतर आप देख रहे हो ऑयल गिरा हुआ है, या बच्चे ने उस पे कलर से, उसको खाली जगह मिली, कलर से बना दिया उसने, तो वो पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। पासपोर्ट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आप हर किसी को मैं ये सवाल बोलना चाहूंगा, पासपोर्ट अगर कोई आपके पास जमा करता है तो आपको पूरा केयर करना है उसकी पासपोर्ट की देखभाल करने के लिए। यू बेटर पुट द पासपोर्ट इन द लॉकर। आप पासपोर्ट को लॉकर में रखो, क्योंकि अगर पासपोर्ट गुम हो गया, आपसे आपसे खो गया, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए जितने भी वीजा कंसल्टेंट होते थे, टेक अटमोस्ट केयर कि वीजा को वो सही तरीके से रखे, पासपोर्ट को सही तरीके से रखे। अब सवाल यह है, पासपोर्ट कितने तरीके का होता है? एक होता है, 2 होता है, कितने तरीके का पासपोर्ट? 3 तरीके का पासपोर्ट होता है। पहला पासपोर्ट होता है रेगुलर पासपोर्ट, जो ब्लू कलर के होते हैं। आपके पासपोर्ट रेगुलर पासपोर्ट बोला जाता है इसको। दूसरा पासपोर्ट होता है व्हाइट कलर का, इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। और तीसरा होता है मरून। ठीक है, ये प्रकाश ने जिस कलर का टी शर्ट पहना है ना, इस कलर का पासपोर्ट होता है। इसको बोलते हैं हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो 3 तरीके के पासपोर्ट हो गए, ब्लू, व्हाइट एंड मरून। तो ये जो रेड पासपोर्ट होगा ये किसके लिए होगा? डिप्लोमेट के लिए। और व्हाइट किसके लिए होगा? ऑफिशियल के लिए होगा, ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, तो पहला तो हमारा डॉक्यूमेंट होगा पासपोर्ट। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज पासपोर्ट। तो पासपोर्ट इज मेन डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये होता है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी नॉर्मली मैंने आपको बोला 6 महीने का होता है, 6 मंथ की वैलिडिटी मांगते हैं, बट किसी अलग अलग केस में वैलिडिटी अलग अलग होगी। पासपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर वीजा। क्या आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों? इट शोज द नेशनैलिटी। आपकी नेशनैलिटी को वो आइडेंटिफाई करता है। अब अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री में पढ़ने जाते हैं और आपके 2 साल का कोर्स है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? 2 years। 2 साल का कोर्स है, तब पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए, या वो जो जितने दिन ठहरे होगे वो पूरा कवर होना चाहिए? पूरा कवर होना चाहिए। लेकिन अगर आप घूमने जा रहे हैं, बेशक आप 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं या 5 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी मोस्ट ऑफ द कंट्री दे आस्क 6 months फ्रॉम द डेट यू लैंड देयर। अब पासपोर्ट का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? क्या आप में से सबने पासपोर्ट देखा है ना? पासपोर्ट का फ्रंट पेज, लास्ट पेज सबने देखा है। जी सर। फर्स्ट पेज में आपकी फोटो होती है,
उसके बाद आपका नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, पासपोर्ट का नंबर होता है, पासपोर्ट इशू डेट होता है और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट होता है, और आपकी नेशनैलिटी होती है। यही मेन होता है, आपको इसके ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो पासपोर्ट का लास्ट पेज होता है वो आपकी मम्मी डैडी की आइडेंटिफिकेशन को इंडिकेट करता है और एड्रेस आपकी बताता है। बीच में कई सारे पेजेस होते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि बीच में जो पेजेस दिए जाते हैं पासपोर्ट के अंदर, उसका क्या काम होता है? उस पासपोर्ट पे वीजा जो खाली स्टेटस। पेज होते हैं, दो चीजें उसमें लगाई जाती हैं। पहली स्टैम्प या स्टिकर लगाए जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये स्टिकर पासपोर्ट पे चिपकाए जाते हैं एज अ वीजा। तो अभी भी स्टिकर वीजा चल रही है। इट मीन्स, मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूं। सपोज कीजिए आपको यूके का वीजा लेना है, तो आपको पासपोर्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको एम्बेसी में जमा करने होंगे। एम्बेसी वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाएं, और उन्हें लगता है कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, तो आपकी पासपोर्ट पे वो स्टिकर लगा के दे देते हैं। दैट स्टिकर इज कॉल्ड वीजा, जिसकी नकल करनी मुश्किल है, न के बराबर है। और अगर आप नकल कर भी लेते हो तो एयरपोर्ट पे 99.9% आप पकड़े जाओगे। फिर भी फ्रॉड हो जाता है, फिर भी फ्रॉड हो जाता है। इसलिए आजकल बहुत सारी कंट्री क्या कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो क्या कर रही है, वो ई वीजा ऑप्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप वीजा ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हो। आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, और वीजा भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। जो वीजा आपको मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, बट उसमें बारकोड होगा, और आपको पता है उस बारकोड में कुछ सीक्रेट नंबर होंगे, और आप उसकी डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो 100% सिक्योर्ड हो गया। अगर दुनिया में जितने भी कंट्री हैं सबने ई वीजा ऑप्ट कर लिया, इसको हम बोलते हैं ई वीजा, ई वीजा ऑप्ट कर लिया, तो आप कोई भी फ्रॉड काम नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ई वीजा होने से आपका फायदा ये हुआ कि अगर वो पेपर गुम हो गया तो आप दोबारा प्रिंट आउट निकाल सकते। तीसरा फायदा ये हुआ कि आपके वीजा प्रोसेसिंग में जो चीजें होती थी, डिले होता, तो वो डिले कम हो गया। तो आप अब खुद से टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे जितने भी टूरिस्ट हैं जो इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि बैठ करके वो वीजा लगाएं अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, अकबर ट्रैवल, ये ट्रैवल वो ट्रैवल, सबको वो वीजा के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये लोग 1,000 रुपए, 500 रुपए लेके वीजा अप्लाई कर देते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो, ये काम आप भी कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, क्योंकि देखिए आपको सारी सर्विस एक जगह ही देनी पड़ेगी। सपोज यू आर अ टूर ऑपरेटर, आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे यूरोप घूमने जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे इटली जाना है, मुझे प्राग जाना है, ऑस्ट्रिया जाना है, 4 जगह घूमने जाना है, 15 दिन का टूर है मेरा, आप मुझे पैकेज दो। तो आप उसको क्या बोलोगे, सर वीजा आप लगवा के दो। वो बोलेगा मुझे आपसे सर्विस नहीं लेनी है। तो आपको टिकट भी देना पड़ेगा, वीजा भी आप ही लगवाओगे, होटल की बुकिंग भी आप ही करोगे, ट्रेन की बुकिंग भी आप ही करोगे, कार की बुकिंग भी आप ही करोगे, टोटल सारी चीजें करोगे आप।
इसलिए आपको वीजा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रोसेस करने आपको आना चाहिए। तो जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और हमें पेपर वीजा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, तो वो हमें कहाँ, डाक से आता है, हमारे घर पे आता है पोस्ट से, या एम्बेसी से कलेक्ट करना पड़ता है, या ईमेल में आता है? हमारे ईमेल में आता है। UAE is the best example for this e-visa, इलेक्ट्रॉनिक वीजा। लेकिन कुछ कंट्री जैसे बांग्लादेश अभी भी वो मिक्स करके वीजा देते हैं। वो ये बोलते हैं फॉर्म वगैरह तो आप डाउनलोड कर लो, फिल करके सारे के सारे डाउनलोड कर लो, लेकिन फाइनली वो हमें एम्बेसी में सबमिट करो। अब मैं बार बार आपको दो वर्ड बोल रहा हूँ, एम्बेसी और कॉन्सुलेट। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सुलेट? एम्बेसी का तो आपने हिंदी बता दिया, दूतावास। होता क्या है वहां पे? एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेसी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्बेसी? व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ एम्बेसी? अगर आप सर हाँ बोलिए। सर एम्बेसी का काम वो होता है, जैसे अगर कोई इंडिया का वो आदमी जाकर किसी और कंट्री में जाके रहता है और उसको कोई वहाँ पे परेशानी होती है या पासपोर्ट उसका वीजा गुम हो जाता है, तो वो एम्बेसी में जाकर वहाँ पे बताएगा, इंडियन एम्बेसी में, तो वहाँ पे हेल्प करेंगे। दो चीजें होती हैं, एम्बेसी का दो काम होता है। लेट्स टेक एग्जांपल, इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोली जर्मनी में। पहला काम, जो भी जर्मनी के लोग होंगे जिन्हें इंडिया आना होगा, वो उस एम्बेसी में जाके वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, और उस एम्बेसी में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उसको वीजा देंगे। तो एम्बेसी का पहला काम क्या हो गया? वीजा फैसिलिटेशन, यानी आपको मदद करना वीजा देने में। दूसरा, कोई आदमी इंडिया से जर्मनी गया और जर्मनी में उसको मदद की जरूरत पड़ी। क्या मदद? पासपोर्ट उसका गुम हो गया, चोरी हो गया, पैसे नहीं है, कुछ घटना घट गई, तो वो इंडियन एम्बेसी में जाके वो बोल सकता है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूं। तो वो एम्बेसी उसके रहने, खाने और वापस इंडिया आने की सारी व्यवस्था उसकी करेगा। इसलिए अगर आप दिल्ली में चाणक्यपुरी जाते हैं, तो चाणक्यपुरी में आप देखेंगे हर एक कंट्री का वहां पे एम्बेसी मिलेगा। और मजेदार बात यह है कि वो एम्बेसी जिस जमीन पे बना हुआ है, वो जमीन उस कंट्री का माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने, पुलिस आपको उस एम्बेसी के अंदर नहीं घुस पाएगी। बेशक वो दिल्ली में है, लेकिन वो फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। विकीलीक्स एक वेबसाइट था, उसने क्या किया, दुनिया के तमाम खुफिया जानकारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, खासतौर पे यूएस गवर्नमेंट, उसकी सारी के सारी सीक्रेट उस वेबसाइट पे डाल दिया उसने। उसके बाद ही दुनिया की तमाम एजेंसी उसके पीछे पड़ गई। वो भाग गया, दूसरी कंट्री में एम्बेसी में छुपा रहा वो, उसको कोई नहीं पकड़ पाया। एम्बेसी में वो करीब 15 साल रहा वो, अभी फिर से न्यूज में आया था। तो आपने क्या सुना, इसी एम्बेसी को हम एम्बेसी भी बोलते हैं एंड कॉन्सुलेट भी बोलते हैं। तो इनका दो काम होता है, वीजा इशू करना और अपनी नागरिकों को किसी मुसीबत में है तो उनको मदद करना। इसलिए आप देखेंगे चाणक्यपुरी में जितने भी कंट्री हैं, सबके आपको एम्बेसी दिखेंगे, सब के सब। तो वहां पे भी आपको जॉब मिल सकती है एम्बेसी में भी, अगर आप वीजा का काम सही से सीख लेते हैं, वहां भी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। चलिए, तो हमने पासपोर्ट के बारे में हमने बात कर लिया, पासपोर्ट की वैलिडिटी के बारे में हमने बात कर लिया, कितने तरीके के पासपोर्ट हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सेकंड सेकंड चीज। पासपोर्ट के बाद आप उनसे क्या पूछेंगे? फंड के बारे में पूछेंगे, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं
तो आपके पास खर्चे के लिए फंड होना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली आपको फंड शो करना होता है। 3 तरीके की कंट्री को मैं बाइफर्केशन करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा। पहली कंट्री होती है जो ये बोलती है आपको यू हैव टू टेक अ वीजा प्रायर टू अराइवल। आने से पहले, हमारी कंट्री में आने से पहले आपको वीजा लेना होगा, वो कंट्री ये बोलती है। दूसरी कंट्री बोलती है वीजा ऑन अराइवल। लिखिए नोटबुक में VOA। VOA का फुल फॉर्म होता है वीजा ऑन अराइवल। द मीनिंग ऑफ VOA इज वीजा ऑन अराइवल। तीसरी कंट्री होती है जो ये बोलती है कि वीजा की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाइए। वीजा फ्री कंट्री, मतलब आप टिकट लीजिए, होटल के आप बुकिंग कीजिए, जेब में पैसे डालिए, उस कंट्री में आप चले जाइए। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आप लोग को आपको दिखाना होगा कि मैं पासपोर्ट इंडिया का है या मेरा पासपोर्ट जर्मनी का आपको शो करना होगा। तो 3 तरीके के कंट्री हो गए। वीजा पहले आपको लेना होगा, दूसरी कंट्री है वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, और तीसरी कंट्री वीजा फ्री कंट्री। वीजा फ्री कंट्री वही कंट्री है जहां पे टूरिज्म बिल्कुल बिल्कुल कम है या वो प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि एक मैं आपका नाम ले लेता हूँ, ईरान। ईरान भी आपको वीजा फ्री कंट्री है। कुछ और के भी नाम बताऊंगा आपको अगली क्लास में, आगे की क्लास में बताऊंगा आपको। हाँ, भूटान भी है, नेपाल भी है इंडियंस के लिए, आपको आगे बताऊंगा मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे बैंक के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि आपके वहां रहने आने जाने का खर्चा वो बियर कर सके। अब इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको गाइडलाइन दिया था कि बैंक में आपका पैसा एक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके बैंक में हमेशा से 5,000 10,000 रुपए जमा रहे हैं, आपकी सैलरी आती 40,000 और महीने के लास्ट में 2,000 बच जाता है। फिर अगले महीने सैलरी आती है तो महीने के लास्ट में 2,000 3,000 बच जाता है, और सडनली आपके अकाउंट में 5 लाख आ जाता है। तो आप समझ जाएं कि आप जा तो रहे घूमने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में है कुछ और। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि सडनली आपके अकाउंट में आगे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, सीधे आपके वीजा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपने जो वीजा अप्लाई करते समय जो आपने पैसे दिए थे एज अ वीजा फीस, वो सारी की सारी नॉन रिफंडेबल हो जाएगी। इसलिए अगर आप फंड दिखा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके का फंड होना चाहिए, रेगुलर इनकम होना चाहिए, और अगर आप पहले भी किसी 2-3 कंट्री की जर्नी कर चुके हैं तो आपकी प्रोफाइल में वेट आ जाता है। यानी कि उस कंट्री को यह लगता है कि पहले भी ये 2-3 कंट्री जा चुका है और जाके वहां से वापस अपनी कंट्री आ चुका है, तो ये मेरी कंट्री में आएगा और फिर वापस भी चला जाएगा। तो ऐसे केस की प्रोफाइल जो होती है वो हैवी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो। अब सवाल ये होता है बैंक स्टेटमेंट कैसा देना चाहिए। कैसा बैंक स्टेटमेंट देना चाहिए? बैंक से आपको लेके देना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पीडीएफ में एक्सेल में डाउनलोड कर लिया, एक्सेल में डाउनलोड कर लिया आपने। स्टेटमेंट एक्सेल में भी आते हैं, पता होना चाहिए, वो पीडीएफ में भी आते हैं। तो बेहतर यह है कि आप पीडीएफ में डाउनलोड करें और उसमें बैंक का स्टेटमेंट स्टैंप लगवाएं और मैनेजर के साइन भी करवाएं। अगर आपने ये बारीकियां भी छोड़ दी तो हो सकता है कुछ कंट्री तो आपको दे दे और कुछ कंट्री आपको मना कर दे। यूके कंट्री, यूएसए आपको मना कर देगी, मौका भी नहीं देगी, क्योंकि उनके पास इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं कि आप नहीं भी आओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको यही फर्क पड़ता है कि ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन छोटे मोटे कंट्री जैसे कि आप अजरबैजान जा रहे हो, तो अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया, उस पर साइन नहीं भी किया,
बैंक मैनेजर ने साइन नहीं भी किया तो आपको वो दे देते। लेकिन टूरिस्ट के केस में, टूरिस्ट के केस टूरिस्ट के केस में सब कोई लाइटली लेते हैं, कुछ कंट्री को छोड़ करके। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी बैंक से इश्यू होनी चाहिए, और ये लास्ट के 3 महीने का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण। तीसरा, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी के सिर चटकाए, सिर फोड़े आपने, नाक तोड़े, कान काट लिए आपने, हाथ पांव तोड़ दिया और पुलिस में केस चल रहा है, या आपको सजा मिल गई, तो आप भूल जाइए कि मैं इन कंट्री का नाम लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, जर्मनी, यूएसए, भूल जाइए। आप अपनी डिक्शनरी से ये सारे हटा दीजिए, भूल जाइए, नहीं मिलेगा। इसलिए एक सभ्य नागरिक की तरह आप सिविलाइज्ड एंड लॉ ओबीडियंट होना चाहिए, नियम कानून को मानने वाला होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो सकते हैं, यानी हमेशा के लिए जा सकते हैं। पता चला कि आपके 5 केस चल रहे थाने में और 2-3 केस यूपी में भी हैं, और आपने वीजा लगा दिया, तो भूल जाइए। जो वीजा कंसल्टेंट है ना, वो सीधे बोल देगा सर माफ करो, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, क्या आप अपनी कंट्री में योगदान देते हैं? क्या आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? वो आपसे पूछेंगे। तो वो आपसे पूछेंगे पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे आप। कुछ कंट्री 3 साल का भी मांग सकते हैं, और कुछ कंट्री 2 साल के भी मांग सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री जा रहे हैं, और अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो आप भूल जाइए कि वो कंट्री आपको अपने कंट्री में आने देगी। कोई भी कंट्री आपको पीआर कब देगी? जब उसको यकीन हो जाएगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपके पास अच्छा खासा फंड है, प्लस आप कंट्री के डेवलपमेंट में वहां की गवर्नमेंट को मदद करते हो। अदरवाइज भूल जाइए, आप नहीं मिलेगा आपको। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स रिटर्न, जिन्हें नहीं पता है थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूं। इन शॉर्ट, आपकी सैलरी एक लिमिट तक टैक्स फ्री होता है। अभी एज पर इंडियन गवर्नमेंट 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। साल भर में अगर आपने सैलरी से या किसी और तरीके से 7 लाख रुपए से कम की कमाई की, तो टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर आपको, अगर आपका जाता है तो आपको टैक्स लगेगा, और आपको सरकार को वो टैक्स देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके पैसे सरकार ले लेगी वापस, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ईमानदारी से आप टैक्स भरिए। तो आप टैक्स भरने के बाद क्या कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट, सरकार की डेवलपमेंट में आप मदद कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। तो मैंने कितने डॉक्यूमेंट बताए अभी तक? में 3 डॉक्यूमेंट बता दिए मैंने। नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट, एंड नंबर 3 इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 4 कोई बताएगा मुझे? फोटोग्राफ, पिक्चर, पिक्चर की बातें करेंगे हम। अगर आपने पिक्चर स्टाइल में खिंचाया तो रिजेक्ट होना तय है, रिजेक्ट होना तय है। वो पहली बात, आपका जो फोटो होगा, नॉर्मली हमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, विदाउट बॉर्डर। फोटो जो होना चाहिए विदाउट बॉर्डर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? पीछे पासपोर्ट के ऊपर आपकी जो फोटो होगी उसमें कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर कैसे बनता है। यहाँ देखिए, मैं एक फोटो लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लेता हूँ, ठीक है? इसी डिवाइस से एक पिक्चर लेता हूँ मैं,
ये मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ले लिया, अभी मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया, ये देखा आपने, ये बॉर्डर लग गया, ये बॉर्डर लग गया। ओके, तो ये बॉर्डर नहीं चलेगा। होते हैं कुछ स्टूडियो वाले जो आपको बॉर्डर लगा के दे देते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं। नहीं, बैकग्राउंड आपके व्हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे होनी चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। सर पे टोपी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं इफ आई फॉलो सिखिज्म, तो मैं तो पगड़ी पहनूंगा ना। बिल्कुल आप पहन सकते हैं, अगर आपके रिलीजन में ये है तो आप पहन सकते हैं। आपकी आंखें नहीं ढकी होनी चाहिए, और फोटो खिंचवाते समय आपकी आंखें बंद भी नहीं होनी चाहिए, हल्का सीधा शैडो भी नहीं आना चाहिए ज्यादा। आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता हूं और मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा, थोड़ा आप समझदार अपने आप को मान रहे हैं, तो आपने फोटो निकाला, आपके चेहरे पे हल्का सा पीलापन आ गया क्योंकि आपका मोबाइल था एप्पल का, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जस्ट ये इंडियन गवर्नमेंट का एडवाइस फॉर एप्लीकेंट टू सबमिट प्रॉपर क्वालिटी फोटोग्राफ। ये फोटो बिल्कुल सही है, आंखें खुली हुई है, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हर एक कंट्री थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको फोटो मांगती है, बट आमतौर पे 35 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर का आपको साइज मांगती है। 35 मिलीमीटर इंटू 45, यानी कि आपकी जो ब्रेड्थ होगी वो 55 होगी और जो हाइट होगी वो 45 होगी। ऐसे फोटो मांगती है। और इस फोटो में आप अगर देखेंगे, इस फोटो में, तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ना, ये फोटो का 80% होना चाहिए। पता चला कि आपने फोटो तो खिंचवा लिया, आपने यहां तक फोटो ले लिया, चेस्ट के नीचे तक फोटो ले लिया आपने, वो फोटो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पता चला आपने 2 साल पहले फोटो खिंचवाया था, उस समय आपने कुछ ज्यादा पिज्जा बर्गर खाया था, तो आपका चेहरा भी पिज्जा बर्गर जैसा हो गया, तभी आपका फोटो कुछ और आ रहा है, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप नया फोटो आप लगाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, आजकल तो वैसे भी नहीं है। ये साइज, ये जो साइज देख रहे हो, ये इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिंगापुर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ 45 इंटू 35। बेहतर है कि आप अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लें। आप कहाँ से चेक करेंगे बताइए जरा? एम्बेसी के वेबसाइट से, एयरलाइन वगैरह, रेस्टोरेंट में भी चेक कर सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन की साइट, बताइए कहाँ से चेक कर सकते हैं आप? वीजा वाली साइट नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन, हाँ, अफेयर्स। वहां की वेबसाइट पे आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, हर एक का होता है। और आप कैसे पहचानोगे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है? इंडिया में तो GOV लिखा रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अगली क्लास में, आपको वेबसाइट पहचानवाना सिखाऊंगा और आपको लिंक भी दूंगा आपको मैं, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं, तो डेली काम करते हैं ना ये, तो आपको याद हो जाता है, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और कोई जैसे ही आपको फोटोग्राफ देगा, आपको बारीकी से, जैसे सुनार, जब आप गहना उसको देते हो, बोलते हो भाई जरा देखो
बेचना है, वो सबसे पहले वो चेक करता है असली है या नकली है। वो क्या करता है, लेंस लगाएगा। तो जैसे ही आपको कोई फोटोग्राफ दे रहा है, आपकी आंखें बिल्कुल लेंस की तरह काम करनी चाहिए, और आपको बारीकी से देखना चाहिए कि वो फोटोग्राफ एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मैं क्यों जोर दे के बता रहा हूं, क्योंकि आपने दुनिया भर की मेहनत कर ली, फॉर्म भर लिया, फोटो जमा किया, ये किया वो किया, पैसे लिए, मीटिंग्स की, और फाइनली लास्ट में क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। किस लिए रिजेक्ट हुआ, फोटो की वजह से। इसलिए हर एक चीज, जब आप वीजा की फाइल तैयार करते हो, वीजा की फाइल तैयार करने का मतलब होता है कि सारे डॉक्यूमेंट को आप एक जगह इकट्ठा करके आप सबमिट करते हो। इसी को बोलते हैं हम फाइलिंग, वीजा फाइलिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट शुड हैव अ फुल फेस, फ्रंट व्यू, आईज ओपन। ठीक है, फोटो शुड बी प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप टू चिन टू बॉटम ऑफ चिन, यहां तक फोटो होना चाहिए। सेंटर हेड विद इन फ्रेम, जो आपका सर है, जो हेड है, वो फोटो के सेंटर में होना चाहिए। पता चला कि आपने क्या किया, फोटो अभी दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि आपका सर यहाँ पे है और ये हिस्सा ब्लैंक है, तो ये भी गलत है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्टिंग शेडो ऑन द फेस और द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कोई शेडो नहीं होना चाहिए, और चेहरे पे भी कोई फेस पे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन कलर्ड एट्री, कलर्ड होना चाहिए। मीडियम ब्लू शर्ट इज गुड, ऐसा शर्ट आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं। बिल्कुल डार्क नहीं ले, लाइट कलर्ड ब्लू कलर आप उसको एडवाइस करें। मीडियम ब्लू कलर आपका शर्ट आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इट शुड नॉट बी पैटर्न, टेक्सचर्ड और प्योर व्हाइट, कोई पैटर्न टेक्सचर नहीं होना चाहिए। फोटो कैसा होना चाहिए, मैट फिनिश या ग्लॉसी होना चाहिए, मैट फिनिश होना चाहिए। पूर्विता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैट फिनिश एंड ये जो होता है आपको शाइनिंग वाली, ग्लॉसी वाली? मैट में आपको कोई शाइनिंग नहीं आएगी, जैसे आप बैठे हुए हैं, बगल में जो चार्ट लगा हुआ है वो मैट फिनिश है, और ये ग्लॉसी है। इसके ऊपर पतली सी प्लास्टिक की एक फिल्म चढ़ी हुई है, तो ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, मैट फिनिश होना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए। हेड कवरिंग आर नॉट परमिटेड एक्सेप्ट द रिलीजियस रीजन, सर पे कोई टोपी नहीं होना चाहिए। बट द फेशियल फीचर्स फ्रॉम बॉटम टू चिन, बॉटम यहां से, फ्रॉम बॉटम ऑफ चिन, यहां से लेके सर के ऊपर फॉरहेड तक, एंड बोथ एजेस ऑफ द फेस मस्ट क्लियरली शोन, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां तक, यहां कान तक जरूर शो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन होना चाहिए चेहरे पे, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो रोशनी आप देख सकते हो कितने सारे इसमें कंडीशंस हैं। इसलिए अगर आप एक वीजा कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हो, तो आपको एक हाई लेवल का प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जो देखते के साथ ही आपको बता दे। देखिए यहाँ पे ये कुछ फोटो हो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देखिए आप, ये वाला फोटो गलत है। कारण बता सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड है, ये क्या है, सेंटर में नहीं है, इसलिए ये फोटो भी आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पे वन, ये जो यहां से आप काउंट कर रहे हैं, ये पूरा फोटो 2 इंच का है। मेक श्योर फोटो प्रेजेंट्स फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ द हेयर टू द बॉटम ऑफ द चिन। हाइट ऑफ द हेड शुड मेजर्स 1 इंच टू 3.8 इंचेस, इतना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये गलत है, देख रहे हैं आप, ये फोटो बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है। ये भी फोटो आपको सही नहीं है, सेंटर में भी नहीं है और ब्लैक भी हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला ब्लर है और इसमें मार्क्स हैं, ये फोटो भी नहीं चलेगा, ये बगल वाला फोटो सही है। अभी आप देखिए, आप हाई रेजोल्यूशन,
यानी कि फोटो का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, पिक्सल फटना नहीं चाहिए। एंड प्रिंटिंग आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अच्छे पेपर पे प्रिंट आउट निकाला होना चाहिए। बोथ कन्वेंशनल एंड डिजिटल फोटोग्राफी आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो, ये हाई रेजोल्यूशन फोटो है। आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख रहे हो ना, तो ये फोटो फट नहीं रहा है। लेकिन अगर आप मोबाइल से फोटो खींचोगे और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो वो फोटो आपको फटा हुआ दिखेगा, कटा छोटा दिखेगा। तो बेहतर है कि आप हाई रेजोल्यूशन का आप फोटो इस्तेमाल करें। देखिए ये भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे ये चल जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। बता सकते हो इसमें क्या गलतियां हैं? फेडेड है ये, वॉस्ट आउट है, व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। अब देखिए ये आई, देखिए किधर है, ये भी नहीं चलेगा। और ये येलो वाला, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आप देखिए, ये खास तौर पे गर्ल्स, फोटो जो स्टाइल में खिंचवाना है ऐसा नहीं होना चाहिए। हेयर अक्रॉस आईज, आंख पे आपके बाल नहीं आने चाहिए। आई क्लोज भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी खुला हुआ है आप सोचोगे कि चल जाएगा, नहीं, वो भी नहीं, रिस्क मत लो। बढ़िया है कि आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए आप। अब यहां देखिए, डार्क टिंटेड लेंसेज। अब आपका कोई, आप कहोगे भाई मैं तो चश्मा लगाता हूं, मेरी नजर कमजोर है, जैसे हरमन चश्मा लगा के बैठी हुई है, मेरी नजर कमजोर है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप लगाओ चश्मा, आप अपनी स्पेक लगाओ। लेकिन ये जो है ये वाइट होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, ये बनवाते तो हैं लेकिन इसमें यूवी डलवा लेते हैं। यानी आप धूप में जाओगे वो काला हो जाएगा। क्योंकि आप अगर रिस्पेक्ट नहीं लगाते हो, आप अगर आंखें खोलोगे ना, आपका फोटो अननेचुरल आएगा, गारंटीड। आप आंखों को ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, तो चश्मा अलाउड है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये कलर्ड स्टाइल वाला नहीं चलेगा। रेबॉन का लगा लिया हमने, हाँ जी, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। अब आप यहाँ देखिए, फोटो तो लिया यहाँ, लेकिन चश्मे पे फ्लैश आ गया, ये होना चाहिए आप। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि फेस तो दिख रहा है लेकिन पूरा फॉरहेड छुप जा रहा है, और ये आई जो ईयर साइड है वो भी छिप जा रहा है। ये आपका सही, थोड़ा सा आपको यहाँ भी आपको सही करना होगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे आप। देख रहे हैं आप, मैं तो इसको भी, मैं इसको भी रिजेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए छुप रहा है ये। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हैं जो आपको, यहाँ बहुत लाइट है, टू डार्क है, ये भी नहीं चलेगा। ये है आपका द बेस्ट वन। अब आप कोई कहोगे कि मेरी कलर ही काला है तो मैं क्या करूं, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो नेचुरल फोटो आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों का भी फोटो आप लगवाते हैं कई बार, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये खिलौने के साथ ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए कोई पीछे दिख रहा है आपको, तो ये नहीं चलेगा। ये करेक्ट पोजीशन है आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये सारी चीजें आपको फोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको। अब बताइए कितने डॉक्यूमेंट हो गए आपके? 4 हो गए। नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 3 इनकम टैक्स रिटर्न, नंबर 4 फोटो। कितने फोटो चाहिए? 1 2 3 10? 2, लेकिन आप एक्स्ट्रा 2 लेके रखो और क्लाइंट से मांग के रखो। क्यों मांग के रखे एक्स्ट्रा? एक आध खो गया तो एक आध आप रखो, एक आध आपको रखना चाहिए, फोटो एक्स्ट्रा रखना चाहिए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं और अगर आप बीमार हो जाते हैं, या आपका सामान चोरी हो जाता है, या यू मीट विद एन एक्सीडेंट, या आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो,
पासपोर्ट चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, तो क्या वहां की लोकल गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी? बिल्कुल नहीं, नहीं करेगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा। अब ये ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से लें? बहुत से ऐसे बैंक हैं, मैं 2-3 बैंक के नाम आपको बताऊंगा, वहां से आप ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप बार बार काम कर रहे हो तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का ये काम होता है। कितने देर का काम होगा? 2 से 3 मिनट। आइए मैं दिखाता हूं आपको हम ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टाटा AIG लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ देखिए टाटा AIG लिखने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस, आपको कंपनी मिलेगी, आपको बहुत सारे इंश्योरेंस मिलेंगे। कार है, बाइक है, हेल्थ है और ट्रैवल है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है? ट्रैवल पे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लेजर या बिजनेस, यहाँ पे स्टडीज। तो यानी कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको कहाँ पे क्लिक करना चाहिए? स्टडीज पे। और अगर आप घूमने जा रहे हो या बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आपको लेजर या बिजनेस होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा के लिए वहां सेटल होने जा रहा हूं तो भी मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा। मैं अपनी इस कंट्री को छोड़ के जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ और मुझे वीजा मिल गया है, मुझे सिटीजनशिप मिल गई है, मैं यहाँ से छोड़ के वहां जा रहा हूँ, तब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंट्री आपको देखभाल करेगी। अभी आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं आपसे? सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मांगेंगे, दवाइयां मिल जाती है मुफ्त में, मिल जाती है, वैसे मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर या बिजनेस आ गया। अब आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग टू, जहाँ पे आप जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखिए हाँ जर्मनी डाल दिया मैंने। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज का भी ऑप्शन आता है। ट्रिप स्टार्ट डेट, कब से आपकी ट्रिप स्टार्ट होगी? लेट्स टेक इट 19th ऑफ अप्रैल ले लिया, कब खत्म हो रहा है? 27। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा सेल्फ, ये आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और आपने कब जन्म लिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। आप यहाँ पे ट्रैवलर ऐड कर सकते हो, अपनी मिसेस को लेके जा रहे हो, पापा को लेके जा रहे हो, ऐड कर सकते हो। स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, यही है, इसी का कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सन 2 हो सकते हैं, डॉटर भी 2 हो सकते हैं, फादर एक ही होंगे, मदर एक ही होंगे, स्पाउस भी एक ही होगा। कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आप हर किसी का डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो फिलहाल के लिए मैं इनको हटा दे रहा हूँ। आई एम सोलो ट्रैवलर, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे फोन नंबर डालना पड़ेगा। मैंने फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है आपको सी प्लान, प्लान पे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे सेनेगन प्लैटिनम, ठीक है, 1227 रुपीज का आपका ट्रेवल इंश्योरेंस बन जाएगा आपका। जितने दिन आप वहां पे ठहर रहे हो, जितने दिन आप ठहर रहे हो उतने दिन का ही कवर करेगा ये। अब ये है थोड़ा सा सिल्वर प्लस है, 942। इसमें आप देखेंगे इसमें 5 लाख डॉलर की कवरेज है। इसमें आपका ये सबसे महंगा है ये वाला। तो आपको जो लेना वो ले सकते हैं, लेकर के आप इसको तुरंत खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपनी। तो आपको कितना टाइम लगा खरीदने में? मुश्किल से 2 से 3 मिनट। और अगर आप यही काम डेली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल कम समय लगेगा, बिल्कुल कम समय, क्योंकि आप डेली डेली कर रहे हो, आप प्रोफेशनल हो जाओगे, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो आपको समय उतना नहीं लगेगा। तो बताइए मुझे मनीषा, अब हम कितने हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गए जो फाइलिंग के हम काम करते हैं? कौन कौन से हो गए? पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ITR, फोटो और
ट्रैवल इंश्योरेंस। ये हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट। अब अगर आप जा रहे हैं तो आपकी फ्लाइट की टिकट भी होनी चाहिए। फ्लाइट की टिकट भी होनी चाहिए। फ्लाइट की टिकट कैसी होनी चाहिए? वन वे या रिटर्न? और अगर रिटर्न वेट लिस्ट हो तो वीजा कैंसल। रिटर्न की टिकट भी कंफर्म होनी चाहिए। अब यहां पे सवाल ये है, आपका क्लाइंट और आप भी सोचोगे, टिकट अगर हम ले लेते हैं और कल को वीजा नहीं मिला तो बिना मतलब का टिकट का कैंसिलेशन चार्जेस हमें पे करना पड़ेगा। इसलिए ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं? डमी टिकट बनाते हैं। वीजा कंसल्टेंट क्या करते हैं? डमी टिकट बनाते हैं और वो डमी टिकट वीजा में अप्लाई करते हैं। तो डमी टिकट क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम आगे की क्लास में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही जानिए, मैं आपको दो सलाह दे रहा हूं। या तो आप रिफंडेबल टिकट अप्लाई कीजिए कि आप अगर वीजा नहीं मिला तो आप एयरलाइन को कैंसिलेशन चार्जेस पे कीजिए, बाकी पैसे आप ले लीजिए। पहले तो सावधानी ये है। और दूसरा ये है कि आपको डमी टिकट लगाना होता है। तो डमी टिकट के बारे में हम, जैसे मैंने बोला, हम बाद में बातें करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों से, पूर्विता खास तौर पे आपसे, कि मेरी जो फ्लाइट है दिल्ली से कोलालमपुर की है और कोलालमपुर की भी वीजा मैंने लगवाई और कोलालमपुर के बाद मुझे सिंगापुर जाना है और सिंगापुर से वापस मुझे दिल्ली आनी है। तो मुझे सिंगापुर का भी वीजा लगवाना होगा और मुझे कुआलालंपुर का भी वीजा लगवाना होगा। तो मेरी टिकट जो होगी दिल्ली से कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से सिंगापुर, सिंगापुर से दिल्ली है। तो क्या मैं ये आइटनरी दिखा सकता हूं? मैं कुआलालंपुर से वापस नहीं आ रहा हूं, मैं सिंगापुर से वापस आ रहा हूं। क्या मैं ये आइटनरी शो कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस कंट्री का मेन एक ही एम है कि आप हमारी कंट्री को छोड़ो। वो आप छोड़ के कहां जा रहे हो? सिंगापुर। निकल तो गए ना आप उसकी कंट्री से, तो आपने उस कंट्री को छोड़ दिया। तो आप दिल्ली से कहां गए? कोलालमपुर। और कोलालमपुर को छोड़ के कहां चले गए? सिंगापुर। टेक अनदर एग्जांपल, आप जा रहे हो दिल्ली से कोलालमपुर और कोलालमपुर से जा रहे हो आप हांगकांग। हांगकांग से आगे आपकी जर्नी है टोक्यो और टोक्यो से फिर आपकी जर्नी है सैन फ्रांसिस्को और फिर लंदन। तो आप सिंगापुर, सॉरी, कोलालमपुर छोड़ रहे हो ना। तो इसलिए वो दो चीजें लिखते हैं, यू शुड हैव अ कंफर्म रिटर्न और ऑनवर्ड कंफर्म टिकट। दो वर्ड लिखा उसने, यू शुड हैव अ कंफर्म रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट। ऑनवर्ड टिकट के मतलब आप हमारी कंट्री से आगे जा रहे हैं, यानी कि आप कोलालमपुर से आगे कहां चले गए? सिंगापुर या हांगकांग या जापान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंट होगा बताओ? रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट कंफर्म होना चाहिए, होटल बुकिंग या अकोमोडेशन डिटेल्स। आप उस कंट्री को बता रहे हो कि मैं आपकी कंट्री में आ रहा हूं तो मैं कहां ठहरूंगा। तो पहली बात, आपको होटल का कंफर्मेशन वाउचर आपको दिखाना होगा। होटल का कंफर्मेशन वाउचर आपको दिखाना होगा कि मैं इस होटल में ठहर रहा हूं। और हो सकता है वीजा फॉर्म में उस होटल का फोन नंबर भी डालना पड़े आपको। वीजा अप्लाई करते समय जो वीजा का फॉर्म होगा उसमें आपको होटल का नंबर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो उसको फोन भी घुमाए। अब सवाल ये है कि कुआलालंपुर में मेरी आंटी रहती हैं, तो मैं होटल में क्यों रुकूं? उनका एड्रेस देने से हो जाएगा? या उनका स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगेगा? उनकी बकायदा पूरी डिटेल्स आपको देनी होगी, कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं, उनकी आईडी प्रूफ, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ जाएगी आपको, तब जाकर के वो आपको कंट्री आपको वीजा देगा। मैं आपको फिर से बता दूं, हर एक कंट्री के रूल्स बेसिक तो एक जैसे हैं, लेकिन कहीं स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है तो कहीं कम है। पुर्तगाल टूरिस्ट वीजा नहीं देता है, बहुत कम।
लेकिन बिजनेस वीजा मांगोगे फटाक से दे देता है। मतलब जो रेशियो है, रिजेक्शन का रेशियो टूरिस्ट में ज्यादा है और बिजनेस वाले में कम है, मेरे कहने का ये मतलब। तो आपने देख लिया कि आपके पास वाउचर होना चाहिए, होटल का रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अब आपके साथ फैमिली मेंबर जा रहे हैं तो हर एक फैमिली का वीजा अलग अलग लगवाओगे, एक साथ लगवाओगे? अलग अलग। मतलब मेरे मम्मी भी साथ में जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, फैमिली वीजा। आप एक ही वीजा अप्लाई करोगे, इसमें सारे लोगों के आप नाम डालोगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक लेटर इशू करना होगा, कवर लेटर। क्या आपको देना होगा? कवर लेटर। कवर लेटर कैसे बनाते हैं वो आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ बोलिए पूर्विता। ठीक है, अब हम बातें कर रहे थे कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर कुछ लोग क्या करते हैं, 5 पेज का लगा देते हैं, कुछ लोग 1 पेज का लगा देते हैं। एक स्टैंडर्ड कवरिंग लेटर 2 पेज का होना चाहिए। एक कवरिंग लेटर आमतौर पे कितना होना चाहिए? यूजुअली 2 पेज के होने चाहिए। इस 2 पेज में आप सारी चीजें आप कर सकते हो। अब कवरिंग लेटर में क्या क्या होगा मैं आपको नट एंड शेल में बताता हूं। ऐसा नहीं है कि 4 पेज का आपने लिख दिया तो वो रिजेक्ट हो गया, कई बार वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। देखिए होता क्या है कि जब आप फाइल बना के चढ़ाते हो तो जो वीजा ऑफिसर होता है, जो आपको फाइल को चेक करता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक पेज को पलट पलट के पढ़े और बारीकी से देखे। समझ में आई बात? तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही वो डिसाइड करेगा। जैसे वो देखेगा आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। आपकी फंडिंग कहां से आ रही है वो ये जरूर चेक करेगा। आपकी फंड कहां से आ रही, क्या आप हमारी कंट्री आ सकते हो, जा सकते हो वापस, वो फंड देखेगा। तो वो आपके सारे लगाए हुए डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा, वो सबसे पहले आपको कवर लेटर देखेगा। कवर लेटर से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कवर लेटर में आपको बताना होगा कि आप का नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपके साथ साथ कौन कौन जा रहा है उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, या अगर आप काम नहीं करते हो या अपना खुद का बिजनेस है तो उसके बारे में बताइए, या आप किसान हो, खेती करते हो तो उसके बारे में बताइए। प्लस आप उस कवर लेटर में डे वाइज आइटनरी जरूर मेंशन कीजिए। जैसे आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं आप जर्मनी, तो आप बोलिए पहला दिन हम यहाँ रहेंगे, दूसरे दिन हम यहाँ जाएंगे। पूरा लिखना नहीं है कि हम जाएंगे तो हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे यहाँ घूमेंगे, नहीं। आप ये लिखिए डे 1 हम जर्मनी, डे 2 म्यूनिक, डे 3 हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। ऐसे करके आपको लिखना है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ यहाँ जा रहे हैं, इन इन जगह पे हम जा रहे हैं। और जिनके यहाँ ठहरने जा रहे हैं उनका भी डिटेल्स डालिए, उनका भी नाम, उनका अगर कोई कार्ड है, ग्रीन कार्ड होल्डर है वो डिटेल्स डालिए, या कोई आईडी कार्ड है वो डिटेल्स डालिए। और फिर आप अगर कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का ऑब्जेक्शन लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर भी आपको लगाना होगा। यानी आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कंपनी से छुट्टी लेके जा रहा हूं। अगर आपने दिखा दिया कि मैं कंपनी में काम करता हूं लेकिन एनओसी नहीं लगाया, 1% का यह हो सकता है कि आपको वो रिजेक्ट करे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो बिना छुट्टी लिए, बिना अप्लाई किए कैसे जा रहा है, तो हो सकता है आपको मना कर दे। और अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या दिखाओगे आप अपनी कंपनी का जीएसटी वो दिखाओ, अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाओ आप, ठीक है। आप अपनी कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ, कंपनी का भी इनकम टैक्स जाता है वो दिखाओ। और अगर आप खेती वेती करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी के जो पेपर वगैरह होते हैं वो आप दिखा सकते हो।
ये दिखाने के लिए कि मैं जा रहा हूं और मेरे पास वैलिड रीजन है, मैं वापस आऊंगा। बोलिए पूर्विता। हम कवर लेटर के बारे में बाद में एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं कवर लेटर लगाने की बात कर रहा हूँ कि कवर लेटर में क्या क्या होता है। पूरा मैं सिखाऊंगा, आप कवर लेटर कैसे बनाते हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे बनाया जाता है। और आपसे करवाऊंगा, अभी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपसे कवर लेटर आपको बनाना। क्योंकि देखिए, अगर आपने मन में ठाना है कि मुझे वीजा कंसल्टेंट बनना है और मुझे लाखों और करोड़ों में पैसे कमाने हैं, तो आपके अंदर, मैं सही कह रहा हूं, फायर जगना चाहिए हमेशा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप किसी भी केस को आप कवर कर सकते हो। कोई आदमी आके बोलेगा मैंने 2 बार वीजा अप्लाई किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया, ये तीसरी बार है, प्लीज करवा दो, जो पैसे मांगोगे देने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग आएंगे आपके पास। और अगर आपका सक्सेस रेशियो अलग अच्छा है और आपने अच्छे से काम किया है, तो डेफिनेटली आपका ये काम आपका अच्छे से हो जाएगा, आपका अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो बताएगा ना मेरा वीजा रिजेक्ट हो चुका है, बताएगा। आप पूछोगे, आप उससे पूछोगे कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है, वो वीजा बताएगा। आप पहले भी अप्लाई कर चुके हो, वो सारी बारीकी आपको धीरे धीरे जानने के लिए आपको मिलेगी। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पंजाब पंजाब में वीजा कंसल्टेंसी फर्म खोलना, इट्स नॉट इजी। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर परमिशन फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। सर फ्रॉड बहुत होता है वहाँ पे। सर पंजाब कनाडा में धमकी वमकी आपको, कराते सर, आप बता रहे थे। पंजाब में बहुत ज्यादा लोगों को फ्रॉड करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। मतलब भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को बोला जाता है कि हम तुम्हें कनाडा भेज देंगे। अब वो बंदा क्या करता है, वो जमीन उमीन बेच करके सारा पैसा लगा देता है, बाद में पता चला उसके साथ धोखा हो गया। वो बंदा क्या किया, दुकान बंद करके गया। उसने उसको कितने पैसे दिए, 40 लाख। 2-3 आदमी से पैसे लिए, उसके पास कितने हो गए, 2 करोड़। दुकान बंद किया और वो गायब हो गया, भाग गया। तो ऐसे केस एक नहीं हजारों हुए वहां पे। इस चीज को रोकने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि आप अगर किसी को वीजा और इमिग्रेशन की सर्विस दे रहे हो, तो आपको पूरा कानून के तहत आपको अपनी फॉर्म या कंपनी एस्टेब्लिश करनी होगी, पंजाब में खास तौर पे। क्योंकि वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लोगों को बेवकूफ बना करके दूसरी कंट्री में भेजना जॉब के लिए, या दूसरी कंट्री में हमेशा के लिए भिजवा देना। इसमें मूवी भी आपकी बनी है ढंग की, देखा होगा आपने। तो ये सारी चीजें वहां पे ऐसी चीजें होती है। बट अगर आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो आज जो हमने डिस्कस किया, वो डिस्कस किया स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ध्यान दीजिए, वीजा के डॉक्यूमेंट्स नेचर ऑफ वीजा के साथ बदल जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के बीच में फर्क, और फिर मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा। क्या एक रिक्शे वाला बोल सकता है, आप उससे बात करोगे भाई चलो मुझे दरियागंज जाना है, अब सुन लेगा वो? बोलेगा ना, आपसे बातचीत तो कर सकता है ना? हाँ या ना में जवाब दो, आपकी बातचीत कर सकता है? क्या आपकी बातें बिल्कुल सुन कर सकता सकता है? बिल्कुल। क्या वो लिख के दिखा सकता है? नहीं। क्या वो पढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है, कभी उसने स्कूल देखा ही नहीं। तो आप अगर किसी ऐसी कंट्री में एडमिशन लेने जा रहे हो जहां इंग्लिश बोला जाता है, तो आपको आईलेट्स, नाम सुना है? आई IELTS, इसका आपको एग्जाम देना होगा, जिसमें डंकी मूवी में इसको अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है। अब ये जो होता है, ये
4 चीजों को कवर करता है। ये जो टेस्ट होता है 4 चीजों को कवर करता है। लिसनिंग, क्या आप सुन पाते हो कि नहीं, सुन के समझ पाते हो कि नहीं। इसलिए मैंने रिक्शे वाले का एग्जाम्पल दिया था। क्या आप बोल पाते हो कि नहीं, 2 हो गए। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, वहां पे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो राइटिंग भी होनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, कितने हो गए? 4। ये 4 टेस्ट उसमें इंक्लूड होता है। और इसको कौन कंडक्ट करता है? आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल प्लस ऑक्सफोर्ड, ये तीनों मिला करके इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। और इस टेस्ट में स्कोर अगर आपके 7 है तो बल्ले बल्ले, 8 है तो छप्पड़ फाड़ के। लोग ऐसा नहीं है कि 5 पे भी माइग्रेट हो गए हैं, 5.5 भी माइग्रेट हो गए हैं, 4.5 पे भी हो गए हैं, 5 पे भी हो गए, जिनके नंबर आए हैं टेस्ट में। तो ये कौन करवाता है? ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, और तीसरा है ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड। तीनों मिलकर के ज्वाइंटली मैनेज करते हैं, लेकिन कंडक्ट करता है आपको ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, तो इसमें स्कोर कितने होने चाहिए? लेकिन अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूं पढ़ने के लिए नहीं, जॉब के लिए भी नहीं, बसने के लिए, वहां रहने के लिए, तो हो सकता है कि मुझे लिसनिंग और स्पीकिंग चल जाए, रीडिंग और राइटिंग में भी स्कोर कम है तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये चारों चीजें अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से बोलूंगा, एक बार डंकी मूवी देखिए, उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आप किसी ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, अगर आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए वो, अगर आपके आईलेट्स स्कोर कम है तो आपको वो क्या करेंगे? रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि वीजा के लिए एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं।